बच्चों, वेलकम टू द एम्पायर ऑफ VCC क्लासेस। आप सभी बच्चों का VCC क्लास के साम्राज्य में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा बच्चों तो उसे अवश्य देख लें। तो आइए आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 के बच्चों शुरुआत एक स्टेटमेंट से करते हैं। कहा जाता है बच्चों कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना श्याना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए आइए बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 2। प्रकाश का अपवर्तन हम लोगों ने देखा बच्चों कि यदि हमारे पास हवा हो और नीचे पानी हो, इस तरह से कोई दो माध्यम है, एक माध्यम हवा दूसरा माध्यम पानी। तो प्रकाश की किरण बच्चों जब हवा से पानी में जाता है तो अपने मार्ग से हल्का विचलित हो जाता है। ये प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए, लेकिन बच्चों ये प्रकाश की किरण सीधे ना जाकर अपने मार्ग से जहां पर वो पानी में प्रवेश किया वहां हल्का मुड़ जाता है बच्चों, इस तरह से। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास हवा है और दूसरा माध्यम बच्चा कांच है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से बच्चों दूसरा माध्यम में जाता है ना तो अपने मार्ग से मुड़ जाता है। यह हवा ये कांच, और एक कोई प्रकाश की किरण इस तरह से हवा से कांच में प्रवेश किया। तो इस प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जाकर अपने मार्ग से इस तरह से मुड़ गई। जा रहा था ये और इस तरह से मुड़ गई। तो ये जो मुड़ी ने बच्चों इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों अपवर्तनांक पर। चलिए देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। फिर से कह रहे हैं बच्चों, आप लेक्चर नंबर 1 को देख कर ही लेक्चर नंबर 2 को देखें। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, ये माध्यम हमारे पास हवा है और नीचे का माध्यम पानी है। ठीक है, देखो ये हमारा पानी है, पानी के ऊपर के जो हमारे पास माध्यम है वो हवा है। ठीक है, प्रकाश की किरण इस तरह से हवा से पानी में प्रवेश की। ठीक है, तो इस किरण को बच्चों हम आपतित किरण कहते हैं, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं। और ये हमारा हो गया आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर ये जो देख रहे हैं रेखा, इस रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। ये देखिए हमारा अभिलंब है। ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाता है तो प्रकाश की किरण बच्चों जो सीधे जा रही थी वो सीधे ना जाके मुड़ जाता है। इसी तरह से हमारे पास हवा है और इधर कांच है। ये हमारा कांच है। तो बच्चों हवा और कांच में हवा को विरल माध्यम कहा जाता है, जिसका हमने लेक्चर नंबर 1 में जिक्र कर चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होता है। और कांच को बच्चों हम सघन माध्यम कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम होता है।
अब बच्चों को प्रकाश की किरण, ये देखिए, ये हमारा हवा है, हवा से इस तरह से कांच में प्रवेश किया। तो यदि कांच का टुकड़ा नहीं होता ना ये कांच, तो एग्जैक्टली बच्चों इस तरह से प्रकाश हमारा चला जाता, लेकिन कांच होने से अपने मार्ग से मुड़ जाता है और इसे अपवर्तन कहते हैं। तो ये जो किरण है ना, आप इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और कांच के जिस बिंदु पर वो टकराया है, यानी जहां से जिस बिंदु से वो कांच में प्रवेश किया है, ये हमारा होता है आपतन बिंदु। ठीक है, इसका नाम आपतन बिंदु। और इस पर डाले गए लंब को बच्चों इसे अभिलंब कहा जाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को देख लो, ये हमारा अभिलंब है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा हवा हो गया बच्चा विरल माध्यम, और पानी हो गया हमारा सघन माध्यम। ठीक है, दोनों को थोड़ा सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। चलो ठीक है, इस सब की बात आप इधर कर लो और इसके बाद हम लोग इधर करें। ठीक है ना, विरल माध्यम हवा, क्योंकि पानी से इसमें हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है। पानी सघन माध्यम, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल हवा के अपेक्षा कम होता है। तो जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होता है उसे विरल कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है सघन माध्यम कहते हैं। ठीक, तो बच्चों हम सभी को पता है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो देखो हवा विरल माध्यम, पानी सघन माध्यम, तो ये प्रकाश की किरण जा रही है तो सीधे तो जाएगी नहीं, मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? तो बच्चों ये जो अभिलंब देख रहे हो ना, इस अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो बच्चों ये इस तरह से ना जाकर सीधे ये मुड़ गई अभिलंब की तरफ। ये देखो, ठीक, जाना था इस पथ से, लेकिन इस पथ से ना जाके इस पथ से गई। क्यों? क्योंकि ये अपने मार्ग से इतना विचलित हो गई, मुड़ गई। उसी तरह से हवा विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम, तो प्रकाश की किरण को हवा से जैसे ही कांच में प्रवेश किया, कांच ना होता तो सीधे चला गया, लेकिन कांच के आने के वजह से माध्यम चूंकि सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, तो प्रकाश की किरणें यहां मुड़ जाएगी। तो बच्चों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो ये देखो प्रकाश की किरण सीधे जा रही है, लेकिन कांच मिलने के कारण ये हमारा अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। सीधे ना जाकर थोड़ा ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक, अब क्वेश्चन सुनाया, हम देख रहे हैं कि हवा से पानी में जाता है तो भी अभिलंब की ओर मुड़ रहा है प्रकाश की किरणें, हवा से कांच में जा रहा है तो भी प्रकाश की किरणें आपको अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। अब प्रश्न ये है बच्चों कि जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में आएगा, तब अब अभिलंब की ओर मुड़ेगा ज्यादा, या तब जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आएगा? हम कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण जब हवा से पानी में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अभिलंब की ओर हवा से पानी में ज्यादा मुड़ेगा, कि हवा से जब प्रकाश की किरण कांच में आएगा तो ज्यादा मुड़ेगा अभिलंब की ओर? किसमें ज्यादा अभिलंब के पास होगा, इसमें या इसमें? देखो अभिलंब से इसमें दूर है, और जबकि इसमें हमने अभिलंब से करीब बनाया बच्चों, अभिलंब के बहुत निकट बनाया। देखिए किस में प्रकाश की किरण अभिलंब के तरफ ज्यादा मुड़ेगी, कांच में या पानी में? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको अपवर्तनांक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपवर्तनांक। वैसे इन दोनों प्रश्नों का आंसर बता देते हैं कि बच्चों कि जिस भी माध्यम का आपको पानी या कांच इन दोनों माध्यमों में जिस माध्यम का अपवर्तनांक बच्चों, अपवर्तनांक
ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल अभिलंब की ओर ज्यादा मुड़ेगा। यदि पानी का अपवर्तनांक ज्यादा हुआ कांच से तो इसमें प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर बहुत बहुत करीब जाएगी। और यदि प्रकाश कांच का अपवर्तनांक कम हुआ पानी की अपेक्षा तो इसमें प्रकाश की किरणें बच्चों जितना करीब अभिलंब की तरफ आ रहा था पानी में उससे दूर जाएगा, मुड़ेगा, सीधे तो जाएगा नहीं, मुड़ेगा, लेकिन इस तरह से। अब देखो इसमें कितना कम मुड़ा, इसमें देखो कितना मुड़ गया, मतलब इसमें अभिलंब की तरफ बहुत ज्यादा आया है जबकि इसमें कम आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पानी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और हवा का अपवर्तनांक कम होता है। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि किसका ज्यादा होता है, हवा का ज्यादा होता है कि कांच का ज्यादा होता है, सॉरी पानी का ज्यादा होता है कि कांच का ज्यादा होता है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, अब आप देख लेना। अगर इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो अभिलंब की ओर इसमें ज्यादा मुड़ेगा, इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो अभिलंब की ओर इसमें ज्यादा मुड़ेगा। ठीक, चलिए तो सर अपवर्तनांक क्या होता है? तो जब बच्चों प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है, अपने मार्ग से मुड़ता है, इसे हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और मुड़ने की क्षमता को कि कितना मुड़ता है हम कहते हैं बच्चों अपवर्तनांक। बात समझे? हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से मुड़ जाता है, तो कितना मुड़ता है, जितना मुड़ने की क्षमता है उस मुड़ने की क्षमता को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब देख लो, मेरा कहने का मतलब है कि देखो थोड़ा और इधर पानी बना लेते वाटर। अभी प्रकाश की किरण हवा है बच्चों, हवा से इस तरह से पानी में आया, इसको जाना चाहिए था सीधे और ये हमारा हो गया अभिलंब, इसमें इस तरह से मुड़ गया। और इसमें देखो ये केवल अभी अजम्पशन है, अभी हम केवल मान रहे हैं क्योंकि हमें अभी अपवर्तनांक के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसमें प्रकाश की किरण इस तरह से आया, ये जाना चाहिए था सीधे बच्चों अपने, और ये हमारा हो गया अभिलंब, तो इसमें इस तरह से मुड़ा। तो अब देखो इसमें मुड़ने की क्षमता ज्यादा है, अभिलंब की तरफ ज्यादा मुड़ा, इसमें मुड़ने की क्षमता कम है, देखिए इतना ही मुड़ा, इसमें देखो कितना मुड़ गया। तो मुड़ने की जो क्षमता है ना उस क्षमता को ही बच्चों अपवर्तनांक कहते हैं कि कितना मुड़ सकता है, कितना मुड़ने की उसमें काबिलियत है, कैपेसिटी है, पावर है। उस पावर को, कैपेसिटी को, क्षमता को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरे शब्दों में हमारा जो अपवर्तनांक है बच्चों वो इस तरह से परिभाषित है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को कहते हैं। अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल शून्य का मतलब बच्चों निर्वात, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। और बच्चों इसे अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं। ठीक, ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट को यदि हम एक शब्दों में लिखना चाहे तो बच्चों हमारा n बराबर इस तरह से हो जाएगा कि सर शून्य में यानी बच्चा हवा में प्रकाश की चाल अवट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, तो हमारा अपवर्तनांक किस तरह से परिभाषित हो गया, शून्य में प्रकाश की चाल यानी हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को। ठीक, इसे बच्चों
n बराबर शून्य में प्रकाश की चाल को हम c से सूचित करते हैं, और किसी मध्यम प्रकाश की चाल को बच्चों हम c और यहाँ पे m लिखेंगे, cm, m मतलब मीडियम। किस मीडियम की बात हो रहा है? जिस मीडियम का अपवर्तनांक जानना चाह रहे हैं। तो अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और किसी मध्यम प्रकाश की चाल, तो m की जगह हम माध्यम भी लिख सकते हैं, m ही रहने दो, और माध्यम इसका मतलब होता है, हम ये लिख देते हैं। ठीक, इसी को बच्चों आप और डिफाइन करना चाहो तो क्या हमें पता है शून्य में प्रकाश की चाल कितना होती है हवा में? लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं कि यस, हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों। अब माध्यम प्रकाश की चाल, सी माध्यम, ये हमारा अपवर्तनांक की परिभाषा है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए तो शून्य में प्रकाश की चाल और इस मध्यम प्रकाश की चाल। बच्चों वीडियो थोड़ी लंबा होगा, लेकिन हम कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं, ठीक, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए और इसे समझाते हैं बच्चों। कहते हैं, कहा जाता है बच्चों कि हमको हमें से चुरा लो, बच्चों कॉपी कलम तुम उठा लो, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट कर लो और बना लो, ठीक है। चलो अब अपवर्तनांक, जैसे बच्चों हमें पानी का अपवर्तनांक की परिभाषा चाहिए। सर अपवर्तनांक चाह रहे हैं लेकिन पानी का, तो बच्चों पानी का अपवर्तनांक की परिभाषा चाहिए, तो पानी के अपवर्तनांक की परिभाषा इस तरह से हो जाएगा। देखिए अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है? शून्य में प्रकाश की चाल, सी शून्य में प्रकाश की चाल यानी 3 लाख। तो अब पानी का अपवर्तनांक निकालोगे तो हो जाएगा शून्य में प्रकाश की चाल अवट्टा किस माध्यम का अपवर्तनांक चाह रहे? पानी का, तो पानी में प्रकाश की चाल। क्यों होगा? क्योंकि माध्यम की परिभाषा ही ऐसा है। सी क्या है हमारा? शून्य में प्रकाश की चाल, और हमारा सीएम क्या है बच्चों? उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम मतलब किस माध्यम में? तो सर जिस माध्यम का अपवर्तनांक की आप बात कर रहे हो। आदि हम बच्चों कांच के अपवर्तनांक की परिभाषित करना चाहे कि कांच का अपवर्तनांक की परिभाषा किस प्रकार से होगा, कांच का अपवर्तनांक किस तरह से डिफाइंड होगा। तो बच्चों कांच का अपवर्तनांक इस तरह से डिफाइंड होगा कि शून्य में प्रकाश की चाल, ये तो फिक्स है, ये तो एक प्रकार की संख्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम प्रकाश की चाल जिसका आप अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक? कांच, तो बच्चों कांच में प्रकाश की चाल। बात समझ रहे हो? इसी तरह से यदि हम हीरा के अपवर्तनांक को परिभाषित करना चाहे तो कैसे हो जाएगा? तो हो जाएगा सर शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा हीरा में प्रकाश की चाल। यस, चलिए अब बच्चों जहां से हमने आज कहानी शुरू करा है उस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, हमने लेक्चर नंबर 1 में बात करा है बच्चों कि हवा में प्रकाश की जो चाल होता है ना, हवा में वो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और बच्चों हमारा जो पानी है, पानी में प्रकाश की चाल होता है बच्चों आपको 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। और बच्चों कांच में प्रकाश की जो चाल होता है वो होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, और बच्चों कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब हमसे कहता है बच्चा कि सर आप सबसे पहले हवा के अपवर्तनांक बताओ। तो बताइए, हम जानते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है? C/Cm होता है, ये हमारा परिभाषा है। C
C/C यानी शून्य में प्रकाश की चाल और उस मध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात। तो बच्चों हवा के अपवर्तनांक अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, शून्य में प्रकाश की चाल। अब पूरा नहीं लिखेंगे, सेंटेंस आप लोग कंप्लीट कर लेना। शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं बच्चा, हवा का, तो किस में हो जाएगा, हवा में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है बच्चों, लगभग हवा में प्रकाश की चाल के बराबर ही होता है। हालांकि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है हवा के अपेक्षा, लेकिन लगभग हम लोग बराबर मान लेते हैं। तो शून्य में प्रकाश की चाल को हम लोग मान लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जबकि ज्यादा होता है। और हवा में प्रकाश की चाल बच्चों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बच्चों 3 लाख से 3 लाख कैंसिल होके 1 आया। और बच्चों अगर अपवर्तनांक की हम मात्रक की बात कर लें तो सर C/Cm। C क्या है, हवा में प्रकाश की चाल, तो एक प्रकार की चाल है, तो चाल का ऐसे मात्रक सर मीटर पर सेकंड। Cm क्या है, किसी माध्यम प्रकाश की चाल, तो ये भी तो एक प्रकार की चाल ही है, तो चाल का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड से कैंसर। इस तरह से बच्चों अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, हमारा अपवर्तनांक मात्रकहीन होता है। चलिए, तो हवा का अपवर्तनांक हम लोगों ने देखा बच्चा कि हवा का अपवर्तनांक हमारे पास 1 आ गया, और इस अपवर्तनांक को बच्चों हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कोई हमसे पूछे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो हवा के अपवर्तनांक 1 होता है और इस अपवर्तनांक को कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब आप लोग क्या करो, पानी का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक निकाल के दिखाओ। ठीक, देखिए कांच और पानी का प्रकाश की चाल दिया हुआ, तो सबसे पहले हम आपको कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो बच्चों कांच का अपवर्तनांक एक किस तरह से हो जाएगा, तो सर शून्य में प्रकाश की चाल, ये शून्य फिक्स है कि वो शून्य में ही रहेगा। दूसरा क्या, कांच में जिस माध्यम का आप जिक्र कर रहे हो, जिस माध्यम में अपवर्तनांक निकाल रहे हो, तो कांच में प्रकाश की चाल। तो बच्चा शून्य में प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल कितना है, तो बच्चा 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बच्चों यहाँ से 5 0 से 5 0 कैंसल, 3/2, 3/2 को हम कितना कहेंगे, 1.5, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग पानी का अपवर्तनांक देख लेते हैं। तो बच्चों पानी का अपवर्तनांक, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, जिस चीज का अपवर्तनांक लिखते हैं ना उसको यहाँ पर लिखा जाता है संकेत में कि आप किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हो, किस माध्यम का, तो पानी का अपवर्तनांक। तो ये किस तरह से डिफाइंड हो जाएगा, ये डिफाइंड हो जाएगा शून्य में प्रकाश की चाल अब बटा पानी में प्रकाश की चाल। चलिए शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3000 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल बच्चा 2,25,000, काट लो कैंसल, 3 से 3 0, ऊपर आ गया 300 और नीचे आ गया 225। बच्चों भाग दोगे तो आ जाएगा 1.333। तो आपका पानी का अपवर्तनांक आ गया कितना, 1.33। ठीक बच्चों, चलिए आप सुनिए, हीरा का अपवर्तनांक बच्चा 2.42 होता है। ठीक है, ठीक, चलिए इस टॉपिक को थोड़ा रोकते हैं, हमने जहां से अपना लेक्चर शुरू किया है वहां फिर चलते हैं। आप लोगों ने अभी क्या देखा बच्चा, आपने देखा कि सर कांच का जो अपवर्तनांक आया ना वो आया 1.5, जबकि पानी का अपवर्तनांक आया 1.33। अब बताओ बच्चों प्रकाश की किरणें किसमें ज्यादा विलंब की ओर मुड़ेगी, कांच में या पानी में। तो बच्चों जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर ज्यादा मुड़ेगा। तो आंसर हो गया कि सर कांच में अभिलंब की ओर ज्यादा मुड़ेगा और पानी में अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण कम मुड़ेगा। मतलब अगर दोनों का फिगर बनाना चाहे बच्चों कांच पानी के हवा के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा कि हवा और ये पानी, तो यस 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 यस,
तो बच्चा प्रकाश की किरण ये देखो पानी से आ रहा है और ये हमारा हो गया अभिलाम। तो पान लिख दिए, सॉरी पान नहीं खाना है, पानी पीना है। तो प्रकाश की किरणें जो सीधी रेखा में जा रही थी वो इस तरह से मुड़ जाएगी। मान लेते हैं कि इतना मुड़ा, ये इस तरह से मुड़ा, ठीक। और ये हमारा बच्चा हवा है और कांच है, और इस तरह से देखो एक प्रकाश की किरण आया और यहाँ पर हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब हो गया। तो इस किरण को तो जाना चाहिए था सीधे, सीधे ना जाके मुड़ जाएगा। अब बताओ पानी के अपेक्षा ज्यादा मुड़ेगा क्योंकि उसका अपवर्तनांक ज्यादा है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसका अपवर्तनांक 1.33 है। तो इसमें प्रकाश की किरण बच्चों इस तरह से मुड़ेगी अभिलंब की तरफ ज्यादा। देख सकते हो अभिलंब से इसमें काफी दूर है और इसमें अभिलंब के बहुत निकट है। ठीक बच्चा, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हीरा का अपवर्तनांक। तो बच्चा मेरे हीरा का जो अपवर्तनांक है ना, वो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। सर इसका क्या अभिप्राय? हमसे कोई पूछा कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है? मतलब इसका क्या अर्थ है? ठीक बच्चा, तो चलिए इसका क्या अर्थ है जो बताते हैं। हम जानते हैं कि यदि हीरा के अपवर्तनांक को परिभाषित करना चाहे तो हो जाएगा कैसे बच्चा, शून्य में प्रकाश की चाल, वट्टा किस चीज में, हीरा में प्रकाश की चाल। चलिए तो हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? सर दिया हुआ है 2.42। अच्छा शून्य में प्रकाश की चाल को हम किससे सूचित करते हैं? सी से। और हीरा में अपवर्तनांक को सी और हीरा ऐसा लिख देते हैं। ठीक, तो बच्चों यहां हम बट्टा लिख के क्रॉसिंग में गुना करें तो हम इस तरह से पाते हैं कि सी बराबर 2.42 गुना सी हीरा। सी हीरा का मतलब क्या बच्चा? सी हीरा का मतलब हीरा में प्रकाश की चाल। अब इन टोटल चीज को हम कंप्लीट सेंटेंस लिख देते हैं। ऊपर देखो सी क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल, बराबर 2.42 गुना सी क्या है, हीरा में प्रकाश की चाल। तो बच्चा हीरा का अपवर्तनांक 4.24 है, इसका अर्थ ये हुआ कि हीरा शून्य में जो प्रकाश की चाल है वो हीरा में प्रकाश के चाल का 2.42 गुना है। फिर से कर, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब कि शून्य में जो प्रकाश की चाल है ना, वो हीरा में प्रकाश के चाल का 2.42 गुना है। ठीक, चलिए अब देख लो, अभी हमसे बोले कि सर अगर पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये होना चाहिए बच्चों इस हिसाब से कि सर शून्य में जो प्रकाश की चाल होगा, देखो जब हीरा का अपवर्तनांक दिया हुआ था तो हीरा का अपवर्तनांक गुना हीरा में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पानी में अपवर्तनांक दिया हुआ है तो पानी का अपवर्तनांक गुना पानी में प्रकाश की चाल। इसका मतलब बच्चों कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका अर्थ ये हुआ कि शून्य में हवा में जो प्रकाश की चाल है वो पानी में प्रकाश की चाल का 1.33 गुना है। उसी तरह से कोई बोला कि कांच का अपवर्तनांक सर 1.5 है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि शून्य में जो प्रकाश की चाल होगा फास्ट, क्योंकि हम लोग समझा चुके हैं। तो शून्य में जो प्रकाश की चाल होगा बच्चों वो कांच में प्रकाश की चाल का क्या गुना? 1.5 गुना। क्लियर? चलिए अब बच्चों
यहां से भी आप विरल माध्यम और सघन माध्यम की परिभाषा दे सकते हो। विरल माध्यम की परिभाषा पहले तो बता चुके हैं कि भाई जिस माध्यम प्रकाश की चाल ज्यादा हो विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो सघन माध्यम। उस हिसाब से पानी, और अगर हम कांच की बात कर लें तो पानी में चूंकि प्रकाश की चाल ज्यादा होता तो पानी विरल माध्यम, और कांच में प्रकाश की चाल चूंकि कम होता तो कांच हमारा सघन माध्यम। अब बच्चों विरल माध्यम की परिभाषा ऐसा भी है, कैसा कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसे विरल माध्यम कहेंगे, और बच्चा जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। बच्चा आप बताओ 1.5 और 1.33, हम जानते हैं कि 1.5 कांच का अपवर्तनांक 1., अब पानी का अपवर्तनांक है बच्चा 1.33। अब पूछना है कि कांच और पानी में आप बताओ कौन विरल माध्यम है कौन सघन माध्यम है। तो जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम होगा उसे हम विरल माध्यम। अब बताओ कांच का अपवर्तनांक 1.5, पानी का अपवर्तनांक 1.33, किसका कम है? कांच का 1.3 है, जबकि इसका 1.5 है। तो इसका मतलब बच्चों हमारा पानी हो गया विरल माध्यम, कांच हो गया सघन माध्यम, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, इसका कम। उसी तरह से हमने देखा हीरा का अपवर्तनांक बच्चा 2.42 है, और हवा का अपवर्तनांक हमने देखा 1 है, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब आपसे पूछे कि बताओ इसमें विरल माध्यम कौन है सघन माध्यम कौन है? परिभाषा देख लो, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा विरल माध्यम। तो बच्चा अपवर्तनांक देखो, हीरा का ज्यादा है 2.42, हवा का कम है 1, तो हवा का अपवर्तनांक कम है तो ये हो गया विरल माध्यम। हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा है तो ये हमारा हो गया सघन माध्यम। बस समझ में आया? जिस माध्यम का बच्चा अपवर्तनांक कम उसे विरल माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। ठीक बच्चों, चलिए 1 मिनट बच्चा। चलिए बच्चों, तो कहा जाता है बच्चों कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, बन जा सुल्तान फिर भी फकीर जिंदा रख। कहते हैं बच्चों जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, फकीर बन जा फिर भी सुल्तान बन जा फिर भी फकीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ बच्चों, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ठीक, चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे थे बच्चों अपेक्षिक अपवर्तनांक के। कि अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? तो बच्चों दो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को हम अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। लिख देते हैं, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को ही हम अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बच्चा, निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब एक माध्यम का जो एब्सोल्यूट जो मतलब वास्तव में अपवर्तनांक है, और दूसरे माध्यम का जो वास्तव में अपवर्तनांक है, उन दोनों अपवर्तनांकों का हम रेशियो कर देंगे, अनुपात निकाल देंगे, और जो अनुपात प्राप्त होगा हम उसे अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए तो अब हम लोग दो माध्यम की कहानी शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारा माध्यम फर्स्ट है, प्रथम है, और ये हमारा बच्चों माध्यम 2 है। ये हमारा माध्यम 1 और ये हमारा माध्यम 2। हम जानते हैं बच्चा मेरे कि हम लोग अभी पढ़े अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को हम लोग किस अक्षर से अभी सूचित किए? एन से सूचित किए। तो माध्यम 1 है, ये हमारा माध्यम 2 है। तो माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक होगा उसको हम बच्चा
n1 से सूचित करेंगे। उसी तरह से माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक होगा उसे हम n2 से सूचित करेंगे। n1 मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक, n2 मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अब बच्चों अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात को, तो माध्यम n1 जो है ना, माध्यम फर्स्ट का प्रथम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। सब निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या मीनिंग है? माध्यम 1 का एकदम वास्तविक अपवर्तनांक है, फिक्स वाला है, वास्तविक एक्चुअल में, कि दरअसल इतना वास्तव में है। इसी तरह से n2 जो है माध्यम 2 का वास्तविक अपवर्तनांक है। तो बच्चों क्या कह रहा है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का, तो माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बच्चा n2 है। तो इस माध्यम के अपवर्तनांक और इस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात, यानी इसका और साथ में इसका, और इसको बच्चों जो भागा होता है ना, भागफल, उसको अनुपात कहते हैं, हम अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो n1 क्या है? n1 आप कह सकते हो कि सर ए प्रथम माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, n1 प्रथम माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, n2 क्या है? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। लिख दें, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। n2 का क्या मतलब हुआ बच्चा? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो बच्चों ये जो हमारा है ना, पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो अनुपात, इसी को हम अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा सर कि हम दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि हम गलती से कहीं निरपेक्ष के जगह अपवर्तनांक बोल दें तो समझना कि निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, किसी एक माध्यम का जिक्र होगा तब। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो हमारा है निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है, और माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमारा कितना? n1। तो सर ऐसे भी तो कह सकते हैं कि माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक और माध्यम 1 के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। तो बताओ ये सही है कि ये सही है? जिसमें n2 क्या है बच्चा? n2 देखो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये हो गया दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। सर n1 क्या है? ये है पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब बताओ n1 बाई n2 या n2 बाई n1, ये हमारा अपेक्षिक अपवर्तनांक है कि ये हमारा अपेक्षिक अपवर्तनांक है कि दोनों हमारा अपेक्षिक अपवर्तनांक है? तो बच्चों दोनों हमारा अपेक्षिक अपवर्तनांक है। तो सर इसका क्या अर्थ है और इसका क्या अर्थ है? आइए समझाने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा बच्चा। ये हमारा माध्यम 1 है और ये हमारा माध्यम 2 है। n1 का मतलब क्या हुआ बच्चा? कि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। n2 का क्या हुआ मतलब बच्चों? सर माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जो हमारा अपेक्षिक अपवर्तनांक है ना, वो एक अपेक्षिक चीज है। इसका मतलब होता है कि आप किस माध्यम के अपेक्षा किस माध्यम के अपवर्तनांक की जानकारी चाहते हैं। अपेक्षिक शब्द जो होता है ना, जिसे इंग्लिश में हम रिलेटिव बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है कि किसके अपेक्षा आप बात कर रहे हो। तो बच्चों मान लेते हैं कि हम माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के अपेक्षा हम जानना चाहते हैं कि अपवर्तनांक की परिभाषा बताओ। माध्यम 1 का अपवर्तनांक परिभाषा बताना है किसके अपेक्षा? माध्यम 2 के अपेक्षा। तो बच्चों सबसे पहले इसको इस तरह से सूचित किया जाता है। आप
किस माध्यम का अपवर्तनांक जानना चाह रहे हो? एक का, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले n, मतलब अपवर्तनांक। तो अब जिसका जानना चाहते हो उसको आगे रखो, मतलब माध्यम एक का अपवर्तनांक। किसके अपेक्षा जानना चाहते हो? सर 2 के अपेक्षा, तो उसको आप बाद में रखना। यानी n1 2 को हम क्या पढ़ेंगे? तो सर माध्यम एक का अपवर्तनांक 2 के अपेक्षा, जो दूर है उसके अपेक्षा जो निकट है उसका अपवर्तनांक। तो वो ये बच्चों ये इस तरह से परिभाषित है, माध्यम एक का अपवर्तनांक 2 के अपेक्षा। जिसका चाहिए, किसका चाहिए? माध्यम एक का, तो जिसका चाहिए उसका अपवर्तनांक ऊपर हो जाएगा। जिसके अपेक्षा चाहिए, किसके अपेक्षा चाहिए? 2 के अपेक्षा, तो वो हो जाएगा नीचे। मतलब माध्यम एक का अपवर्तनांक 2 के अपेक्षा किस तरह से परिभाषित है? तो माध्यम एक का अपवर्तनांक घटा माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसी तरह से बच्चों माध्यम 2 का अपवर्तनांक यदि हम 1 के अपेक्षा जानना चाहें, लिख दें। ऐसे समाप्त तो जाना चाहिए, समय बच जाएगा। देख लो n21 का क्या मीनिंग हुआ? सर निकट में कौन है? 2, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक। सर दूर में कौन है? 1, तो 1 के अपेक्षा, मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के अपेक्षा किस तरह से परिभाषित होगा? तो देखो माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के अपेक्षा किस तरह से परिभाषित था कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो ऊपर आया माध्यम 1 का अपवर्तनांक, किसके अपेक्षा? 2 के अपेक्षा, तो जिसके अपेक्षा वो नीचे आया। तो बताओ किसका अपवर्तनांक जानना चाहते हो? सर 2 का, तो जिसका अपवर्तनांक जानना चाहते हो उसका अपवर्तनांक ऊपर हो जाएगा। किसके अपेक्षा जानना चाहते हो? सर 1 के अपेक्षा, तो उसका अपवर्तनांक नीचे हो जाएगा। इसका मीनिंग माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के अपेक्षा किस तरह से परिभाषित है? तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 1 के अपवर्तनांक के अनुपात को बच्चों हम माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के अपेक्षा कहेंगे, जबकि माध्यम 1 का अपवर्तनांक और माध्यम 2 के अपवर्तनांक के अनुपात को माध्यम 1 के अपेक्षा माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक, चलिए इससे बच्चों एक हम बहुत बड़े निष्कर्ष पे निकलते हैं। देखिए ये दोनों सूत्र याद रखिएगा, n12 बराबर n1 बाई n2 और n21 बराबर n2 बाई n1। चलो तो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया कि सर 2 माध्यमों का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक रहेगा हम उन दोनों का अनुपात निकाल देंगे, उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और हमारे पास आ गया माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के अपेक्षा n1 बाई n2, और माध्यम 2 का अपवर्तनांक चाहिए 1 के अपेक्षा, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माई बटा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। हम लोगों ने अभी पर देखा है कि नहीं? चलिए फिर से देखो बच्चों, हम अपनी कहानी फिर वहीं पे लेके जा रहे हैं जहां से शुरू किए, दोहरा रहे हैं। ये हमारा माध्यम 1 है बच्चा, और ये हमारा माध्यम 2 है। माध्यम 1 के अपवर्तनांक को हम n1 कहेंगे, माध्यम 2 के अपवर्तनांक को n2 कहेंगे। हम मान लेते हैं बच्चों कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल c1 है। c1 क्या हुआ हमारा बच्चा? प्रकाश की चाल। और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बच्चा c2 है। तो अब इस फार्मूला में हम रख रहे हैं, दोनों में बारी बारी से रखेंगे। पहले हम रख रहे हैं बच्चों माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के अपेक्षा, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के अपेक्षा। तो किस तरह से परिभाषित है कि सर माध्यम 1 का अपवर्तनांक बाय माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो चलो सबसे पहले हम n1 निकाल लेते हैं, यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक की परिभाषा आप जानते हैं सर क्या होता है? बच्चा ये होता है c बाई cm, यानी शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम प्रकाश की चाल। आप जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हो, तो माध्यम के का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं n का 1 का, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक अगर परिभाषित करेंगे बच्चों तो हमारे पास हो जाएगा सर शून्य में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल को हम c से सूचित करते हैं, बट्टा किस माध्यम के अपवर्तनांक निकाल रहे हैं? तो 1 का, तो हो जाएगा बच्चा नीचे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। सर कैसे समझ में नहीं आया? कुछ देर पहले समझा रहे थे बच्चा, वीडियो को पॉज बैक करके देखो। जैसे देखो हमने क्या बताया कि कांच का अपवर्तनांक, तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, बस। तो अपवर्तनांक किसका चाहिए? 1 का, तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा 1 में प्रकाश की चाल। देखो कांच का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल बाई माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, कहानी खत्म। इसी तरह से माध्यम 2 का अगर हम अपवर्तनांक निकालेंगे बच्चों तो कैसे हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा
शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक, अब यहाँ पर बच्चों इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और उसको इक्वेशन 2 कहेंगे। इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं, ठीक है। चलिए समीकरण 1 से तो हमारे पास N12 बराबर N1 हमारे पास कितना है बच्चा, C बट्टा C1 बट्टा में N2 का मान कितना है बच्चा, C बट्टा C2। ठीक, अब यहां पर देख लो हम निकाल रहे हैं N12, तो N12 ई बच्चा C बट्टा C1 आया और N बट्टा के बट्टा में 2 है तो ये उलट जाएगा, C बट्टा C2 है तो उलट जाएगा, ये हो जाएगा C2 बट्टा C1 सॉरी C2 बट्टा C हो जाएगा, उलट जाएगा था C बट्टा C2 है, उलट जाएगा था C2 बट्टा C, तो C से C यहाँ कैंसल, N12 बराबर आ गया C2 बट्टा C1। C2 मतलब क्या बच्चा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, C1 मतलब क्या, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, मतलब हमारे पास आ गया माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और बच्चा C1 के मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक, जबकि अगर आप ध्यान दोगे तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के अपेक्षा आपको क्या था, N1/N2 था। अगर आप अपवर्तनांक की अपेक्षा देखो तो इसका परिभाषा ऐसा था कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक बट्टा माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अब इस चीज से क्या समझते हैं आप, क्या समझ रहे हो, देखो बच्चा इसका मीनिंग माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 की अपेक्षा यदि आप प्रकाश के चाल के संदर्भ में जानना चाहोगे तो हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। जबकि आप अपवर्तनांक निकाल रहे हो, देखो किसका, माध्यम 1 का अपवर्तनांक चाहिए तो आ रहा है प्रकाश के संदर्भ में कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। जबकि माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 की अपेक्षा अगर हम अपवर्तनांक के संदर्भ में जानना चाहें तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक बट्टा माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक रहेगा तो यहां पर जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हो माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 की अपेक्षा, तो अपवर्तनांक के संदर्भ में आप देख रहे हो तो यहां पर 1 है तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक, यहां पर जिसके अपेक्षा निकाल रहे हैं तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक। जबकि प्रकाश के संदर्भ में माध्यम 1 का अपवर्तनांक हम 2 के अपेक्षा जान रहे थे तो यहाँ पर प्रकाश के संदर्भ में बदल गया, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। चलिए इस सबको नोट कर लो बच्चों, नोट कर लियो, यस। अब ये जो हमारे पास आया है, तो मीनिंग लिख दीजिए, मतलब ये जो है ना इसको हम समीकरण 3 कह रहे हैं, 2 नहीं किए हैं 3 कह रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम N21 निकाल रहे हैं, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा निकाल रहे हैं। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा निकालोगे तो माध्यम अपवर्तनांक के संदर्भ में कैसे होता है सर, होता है माध्यम 2 का अपवर्तनांक बट्टा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के संदर्भ में तो यही होता है कि आप अपवर्तनांक की अपेक्षा जानना चाहते हो, किसके अपेक्षा, 2 का, तो 2 का अपवर्तनांक बट्टा किसके अपेक्षा, 1 का, तो 1 का अपवर्तनांक। अब बच्चों इसमें हम जो अपवर्तनांक निकाले N2 और N1 वो रख दो, हम N1 निकाले थे बच्चों तो N1 हमारे पास कितना आया था, मिटा दिए हम, हमारे पास आया था बच्चा C बट्टा C1 और N2 हमारे पास आया था C बट्टा C2। अब इस वाले सूत्र में आप रख दो N2 का मान बट्टा C/C2 बट्टा N1 के मान C/C1। अब N21 यहाँ से निकाले बच्चों तो हो गया C बट्टा C2 और इसको उलट देंगे तो आ जाएगा C1 बट्टा C कैंसल, N21 बराबर C1 बट्टा C2। अब देखिए क्या कह रहा है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा जो आएगा प्रकाश के चाल के संदर्भ में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल
अवट्टा, इसका क्या मीनिंग बचा? C2 का मतलब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। देखो, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा जब हम प्रकाश के चाल के संदर्भ में निकालेंगे, सापेक्ष निकालना चाहेंगे, तो हमारा परिभाषा देखिए बदल रहा है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो यहाँ माध्यम 2 का अपवर्तनांक होना चाहिए। किसके अपेक्षा निकाल रहे हैं? 1 के अपेक्षा, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक। लेकिन प्रकाश के संदर्भ में बच्चों माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के अपेक्षा चाहिए, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। यहाँ माध्यम 2 है, यहाँ माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। यहाँ माध्यम 1 है, यहाँ माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब बच्चों इसको हम समीकरण 4 कह देते हैं। अब समीकरण 3 और 4 को हल कर देते हैं। लिख लो सब, लिख लियो। चलो अब देख लो, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से हम क्या देख रहे हैं बच्चों? हम दोनों को गुना कर रहे हैं। किसको? माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 की अपेक्षा गुना माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा बराबर। तो बच्चा माध्यम 1 का अपवर्तनांक, यहां देखो माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक आया है प्रकाश के संदर्भ में कितना आया? N12। हमारे पास आया है C2/C1 गुना में माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा प्रकाश के संदर्भ में कितना है बच्चा? C1/C2। N2/N1 बराबर हमारे पास आ गया C1/C2। इस तरह से हम क्या देखते हैं बच्चों कि C2 से C2 कैंसल, C1 से C1 कैंसल। नीचे वाला मिटा रहे हैं। तो हम क्या देखें बच्चों यहां से कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के अपेक्षा गुना माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के अपेक्षा बराबर 1। बहुत बड़ा परिणाम बच्चों, मतलब दोनों माध्यमों का अपेक्षिक अपवर्तनांक को आप गुना करोगे तो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब बच्चों कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई माध्यम 3 है और ये बच्चा हमारे पास माध्यम 4 है, तो माध्यम 3 के अपवर्तनांक को हम N3 कहेंगे और माध्यम 4 के अपवर्तनांक को हम N4 कहेंगे। और N3/4 का क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ माध्यम 3 का अपवर्तनांक 4 की अपेक्षा, और ये परिभाषित हो जाएगा बच्चा N3/N4। इसी तरह से माध्यम 4 का अपवर्तनांक 3 की अपेक्षा निकालेंगे बच्चा, माध्यम 4 का अपवर्तनांक 3 की अपेक्षा, तो हो जाएगा N4 यानी माध्यम 4 का अपवर्तनांक बाई माध्यम 3 का अपवर्तनांक। सर इसका क्या मीनिंग था? हम ये समझा रहे थे बच्चों कि माध्यम 3 का अपवर्तनांक 4 की अपेक्षा साथ में माध्यम 4 का अपवर्तनांक 3 की अपेक्षा आप आपस में अगर गुना करोगे ना तो आपको 1 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 की अपेक्षा माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा गुना किए तो कितना प्राप्त होगा? 1। यदि हम यहां से निकाल दे बच्चों N12 तो हमारे पास आ जाएगा 1/N21। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ बच्चा ये है माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 की अपेक्षा बराबर में 1/1 क्या है बच्चा? माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा। देखो एक दूसरे का व्युत्क्रम है माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 की अपेक्षा बराबर 1/ माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा, मतलब एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब दोनों के गुना करेंगे अपवर्तनांक को तो 1 आएगा। तो बच्चों इसके बाद हम लोग स्नेल के नियम की बात करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन। तो इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।